नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। सीएचएसएल के नए बैच में आप सभी लोगों का सुस्वागतम है, मोस्ट वेलकम है। मैं विवेक यादव आपके सामने हाजिर हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ। मेरे सामने स्क्रीन पर काफी लोगों के कमेंट हैं। चंद्रा, यशपाल, जय, सूर्या, पंकज, श्याम, भरत, अम्बुज, कृष्णा, राहुल, विभू, सूर्यकांत, महेंद्र, मयंक, भारत। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। तो आज पहली क्लास है हमारी। पहली क्लास में हम इंट्रोडक्शन लेंगे सब्जेक्ट का और आज ही हम सिलेबस को शुरू कर देंगे। आप में से कोई ऐसा भी है जिसने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा हो या पहले से मुझे जानता हो? ये सारे लोग एकदम नए हो? क्यों जी? जय माता दी सभी लोगों को। नमस्कार भी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कुछ के कमेंट आ रहे हैं यस, कुछ के कमेंट आ रहे हैं नो। एनीवे, जो भी है, चलिए, एकदम न्यू है, काफी न्यू स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए तो जी शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है सर, जियो प्लस ग्राफी, राइट। अब ध्यान से समझना, जियो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अर्थ। ग्राफिया का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। हिंदी में इसको पृथ्वी कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा वर्ड, राइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी सर इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हिंदी में इसी को कहा जाएगा पृथ्वी का वर्ड, राइट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा और साथ के साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करना है आपको, ओके। यहाँ पे वर्डन से क्या मतलब है? कंप्लीट स्टडी, अंदर क्या है, सरफेस पर क्या है और सराउंडिंग में क्या है, बात बराबर है। जो ये ज्योग्राफी वर्ड है ये किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा, ये वर्ड दिया था सर एराटोस्थनीज ने। ये वर्ड किसने दिया था? एराटोस्थनीज ने दिया था। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को फादर कहा जाता है, राइट। अब ध्यान से समझना, आपके सिलेबस में जो ज्योग्राफी रहेगी ये रहेगी एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक रहेगी इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कहां से? तो आपका आंसर होगा इंडियन ज्योग्राफी से। पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली जो आपको सिलेबस कराया जाएगा वो लगभग 50 घंटे के समथिंग अबाउट होगा, है ना। लगभग 50 घंटे के समथिंग अबाउट होगा। इसको पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, बाइलिंगुअल में आपको बताता चलूंगा, कराता चलूंगा। और हाँ, सिलेबस जो होगा, सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके बैच में स्पेशली कंप्लीट कराए जाएंगे, ओके। तो मैं सीधा चैप्टर पर आ रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय, ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का परिचय। और मैं फिर बता दूं एक बार आपको, नोट्स आप साथ के साथ बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास खुद के अपने नोट्स हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वही नोट्स आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ओके। तो फर्स्ट हेडिंग डालो आप जल्दी से, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा जाएगा इसी को भारत का परिचय। मैं बता दूं, इस वाले बैच का जो लेवल रहेगा वो जीएस स्पेशल वाले बैच से थोड़ा सा डाउन रहेगा, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं अपने तरीके से कराऊंगा और इंडियन भी कराऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराऊंगा। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको उतना कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाई यूं तो कराने के लिए मैं अभी यहाँ पे स्टेट मैपिंग कराने बैठ जाऊं ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच की तरह, तो उसका कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आना। और जो आपके पेपर में नहीं आना तो उस पर क्यों फालतू का दिमाग लगाना? तो आपको उतना ही कराया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है ना। आलतू फालतू की चीजें आपको नहीं कराई जाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। और हाँ, मैं जैसे सिलेबस कराऊं आप उस सिलेबस को कंप्लीट करना। बाकी पेपर में आना ना आना वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो क्लास में कराया जा रहा है आपको वो तैयार करना है।
बजाय, है ना, बजाय इस बात पे दिमाग लगाने के कि भाई कम करा दिया, ज्यादा करा दिया, ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया। क्योंकि आप भी समझदार हो, अगर इतनी टेंशन आप लोगे तो फिर टीचर की जिम्मेदारी किस बात की है? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप इन टेंशन को लोगे तो फिर हम किस लिए खड़े हुए हैं? तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है ना भाई। एक टीचर होने के नाते हम आपके लिए बुरा तो नहीं सोच सकते, और अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है तो उसकी गलत बात है ये, ओके। तो आपके लिए पूरा का पूरा जो भी सिलेबस से रिलेटेड टेंशन है वो मेरी है, ना कि आपकी है। आप बस एक टारगेट रखो कि क्लास में जो भी मैं पढ़ाने आ रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, है ना। अगर वो समझ नहीं आया तो फिर बेकार है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आपने उस बैच में इतना करा दिया था, इसमें कम करवा रहे हो, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। तो बात वही आ जाएगी कि 11th क्लास के स्टूडेंट को मेडिकल का कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर पढ़ाया भी जा रहा है तो ये समझ लो उस स्टूडेंट का दिमाग खराब किया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे लेवल मैं कम नहीं रखूंगा, लेवल को मेंटेन करके रखूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मस्त तरीके से एकदम टॉपिक समझना है, बस एक एक पॉइंट को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। रेडी हो सारे लोग? कमेंट करो जल्दी से। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ओके। देखो ध्यान से, बिल्कुल राधा ने कमेंट किया सर सिलेबस से मतलब नहीं है, सीखने से मतलब है। वेरी गुड, सिखाएंगे आपको, डेफिनेटली सिखाएंगे, ओके। चलिए, सबसे पहली बात, जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया कहाँ है, ग्लोब पर कहाँ है ना, लोकेशन कहाँ है हमारे इंडिया की। तो देखो ध्यान से, हमारे इंडिया की लोकेशन, लोकेशन जब हम निकालते हैं तो दो लाइन के बेस पर निकालते हैं, एक तो लैटिट्यूड लाइन और एक होती है लॉन्गिट्यूड लाइन, जैसा कि आपने देखा होगा, है ना। देखो ध्यान से, जैसे ये ग्लोब है तो एक तो ये वाली लाइन होती है, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश, या हिंदी में इसी को कहा जाता है लैटिट्यूड। एक होती है ये वाली लाइन, इसको कहा जाता है देशांतर, है ना, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम अपनी इंडिया को देखें कि हमारा इंडिया कहाँ है, तो आपका आंसर होगा हमारा इंडिया लगभग यहाँ कहीं है। तो साफ दिख रहा है, अक्षांश रेखाओं के अनुसार कहाँ है हमारा इंडिया, नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में है। और देशांतर रेखाओं के अनुसार कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। लिखता हूं मैं यहाँ पे, लोकेशन में किसके अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड, और किसके अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूड। यानी कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर के अनुसार हमारा भारत कहाँ है। अक्षांश के अनुसार हमारा भारत कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हमारा इंडिया है सर नदर्न हेमिस्फीयर में। हमारा इंडिया कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखाओं के अनुसार हमारा भारत कहाँ पर है, तो आंसर होगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर है सर, पूर्वी गोलार्ध में है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? कर्मवीर इतने कमेंट नहीं करते। आगे अगर हम बात करेंगे तो अब जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया, सॉरी, ये जो हमारा इंडिया है, इतना तो समझ आ गया, नदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब ध्यान से समझना, नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे इंडिया के कौन कौन से पॉइंट हैं, तो आपका आंसर होगा इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है और इंडिया का साउथ पॉइंट है। ये कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। और हमारे इंडिया का ईस्ट पॉइंट और हमारे इंडिया का वेस्ट पॉइंट, ये दोनों कहां पर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? देखो ध्यान से, मैं फिर से बताता हूं, ये है जैसे, ये है सर हमारा इंडिया। तो यहां से ये लैटिट्यूड लाइन ऐसे यूं गुजरेगी, हाँ या ना, यूं, राइट। तो हमारे इंडिया का नॉर्थ पॉइंट और ये वाला साउथ, तो नॉर्थ और साउथ किस पॉइंट, किस वाले हेमिस्फीयर में हुए, नदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। और यहीं से अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, ये वाली लाइन की, है ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस हेमिस्फीयर में हुए, तो आपका आंसर होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। बात समझ गए इतनी? चलो, अब बहुत ध्यान से समझना आगे मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं।
इंडिया का मैप बनाकर उस पर एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे कंट्री की। देखो ध्यान से, हमारे इंडिया का जो सबसे धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ है, यहां पे बना दिया गया इसको लद्दाख। ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल, राइट। तो यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा को। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है सर कि जो हमारे भारत की सीमा है वो यहीं से शुरू होती है। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है सर लद्दाख में, है ना। कहाँ पड़ता है ये? लद्दाख में। और कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे भारत की पश्चिम में सीमा कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ से गुजरात से शुरू होती है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गौर माता। और किस स्टेट में है? गुजरात में। हमारे इंडिया की पूर्व में सीमा कहां तक है? तो आपका आंसर होगा इस वाले पॉइंट को कहा जाता है किबिथु, है ना। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान से समझना, ये तो हो गया हमारे भारत का कौन सा बिंदु है? ये तो है हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु। ये हो जाएगा हमारे भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट, राइट। ये हो जाएगा हमारे भारत का कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु, राइट। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पे तो पानी भरा हुआ है, राइट। और यहां हमारे इंडिया का एक आर्कीपेलागो है, एक द्वीप समूह है। और इस द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। क्या कहा जाता है इसको? अंडमान निकोबार, राइट। अब याद रखना यहां से एक पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे, तो जो ये वाला हमारा इंडिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ये इंडिया है हमारा, इसको कहा जाएगा भारत की मुख्य भूमि। ओके, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा भारत की मुख्य भूमि। क्लियर है? इसको क्या कहा जाएगा? भारत की मुख्य भूमि कहा जाएगा, राइट। तो अंडमान निकोबार जो है, ध्यान से समझना, क्या अंडमान निकोबार मुख्य भूमि का हिस्सा है? मुख्य भूमि का मतलब होता है ऐसा भाग जो कि किसी भी जलीय भाग से विभाजित न हो। तो अंडमान निकोबार जो है मुख्य भूमि का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत का हिस्सा जरूर है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो याद रखना यहां पे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, साउथ पॉइंट पे क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है साउथ मोस्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कुछ, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, या फिर आपसे पूछा जाएगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, दोनों के आंसर क्या होंगे? अगर देखो डायरेक्ट ये पूछा जा रहा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो याद रखना यहां पे आ जाएगा, इसका नाम होगा इंदिरा पॉइंट। और ये कितने डिग्री पर होता है सर? ये होता है 8,
ये होता है सर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। और अगर पूछा जा रहा है मुख्य भूमि का, तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसका नाम है क्या, इसका नाम है केप कोमोरिन। ये पड़ेगा तमिलनाडु में, और ये पड़ेगा कहां पे, तो आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार। अब एक डाउट आपके माइंड में होगा, और जनरली स्टूडेंट पूछते हैं इसके बारे में, वो डाउट ये है, ध्यान से सुनना, कि सर यहाँ डायरेक्शन में कुछ हमें गलती लग रही है। जैसे अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि जो गुजरात वाला पॉइंट है सर, आपने यहाँ पे ई क्यों लिखा हुआ है, ईस्ट नहीं, यहाँ पर वेस्ट आएगा, राइट है ना। यहाँ पे वेस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेस्ट क्यों लिखा हुआ है, सॉरी ईस्ट क्यों लिखा हुआ है आपने। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे एन कहाँ से आ गया, नॉर्थ कहाँ से आ गया। तो मैं बताऊं, यहाँ पे जो ये ई है, आगे बात समझ में, ये क्या डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, क्या ये दिशा बता रहा है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये इंडिकेट कर रहा है किसको, गोलार्ध को, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत है पूर्वी गोलार्ध में, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, सभी नोट करो। कुछ समझ आया, नोट नाउ। मैंने क्लास शुरू हुई तभी बताया आपको कि भारत है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पे भी क्या है, एन है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये वाला कितने डिग्री पर हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। तो जनरली स्टूडेंट इसको डायरेक्शन समझ लेता है। कमेंट करो जल्दी, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्शन समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, ये वाला तो नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे फिर एन ना आकर साउथ आना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे एन ही आएगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर में है। समझ रहे हो ना, समझ आ गया। सेम ऐसे ही मैंने क्या बताया था कि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो अब क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो याद रखना है ना, यहां पे भी क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा, दोनों ही जगह ई आएगा। वन लाइनर पॉइंट दोबारा सुनो ध्यान से, वन लाइनर पॉइंट जो है दोबारा सुनो ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कोल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, कैप कोमोरिन है। आपसे अगर ये पूछा जाता है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, पश्चिमी बिंदु। आपका आंसर होगा सर गौर माता। बात क्लियर है। चलिए, विष्णु नाम से भी कमेंट आ रहा था, सर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओ। मुझे लगा था मजाक कर लूं तेरे साथ, कुछ भी पढ़ा दूं, गजल वगैरह पढ़ा दूं मैं। थैंक यू सजेशन देने के लिए। चलो, यहां तक हम लोगों ने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया का एरिया कितना है। एरिया है सर 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया की 7th रैंक है। पॉपुलेशन कितनी है, तो जो पॉपुलेशन है ये है 121 करोड़। किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अनुसार। नया डेटा आया नहीं है तो अभी हम यही लिखेंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की कौन सी रैंक है, आपका आंसर होगा 2nd रैंक है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हमारे इंडिया की डिस्टेंस कितनी है, 3214 किलोमीटर, राइट। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है डिस्टेंस, 2933 किलोमीटर, है ना। तो इंडिया की शेप कैसी निकल कर आती है, भारत की आकृति कैसी है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय।
हमारे इंडिया की से। बात बराबर है। आगे बढ़ जाए। चलो अब हम बात करते हैं अपने कंट्री के बॉर्डर के बारे में। देखो ध्यान से, हमारे भारत की सीमा है ना, बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। ओके चलो, ध्यान से समझना। यहां पे इस कंट्री का नाम क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखो, इस कंट्री का नाम क्या है? अफगानिस्तान। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। जो शेप बताई है मैंने, इसको क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हो आप। गुरप्रीत, आपने कुछ गाली लिखी हुई थी शायद, मैं जहां तक पढ़ पा रहा हूं। क्यों गुरप्रीत, कमेंट करिए। नाम से पता नहीं चल पा रहा ये लड़का है लड़की है कौन है। आपने गाली लिखी हुई थी ना अभी कमेंट में, शॉर्ट में। आप कमेंट चेक करो। हाँ भाई, ये पाकिस्तान हो गया, क्लियर है। और ये कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। ठीक, इससे और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे कंट्री पड़ता है सर चाइना। राइट, कंट्री कौन सा पड़ता है? चाइना। और यहां कंट्री कौन सा पड़ता है सर? नेपाल। राइट, और यहां कंट्री कौन सा पड़ता है सर? भूटान। ठीक है, यहां कंट्री कौन सा पड़ेगा? म्यांमार। ओके, यहां कंट्री कौन सा पड़ेगा? बांग्लादेश। क्लियर है यहां तक? चलो अब ध्यान से अगला पॉइंट सुनना समझना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट में सिखाऊंगा। यहां पे क्या है? यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर है अरब सागर। बेटा मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग वेल एजुकेटेड हो और आप इस उम्मीद पर आए हो कि हम सामने वाले से कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम से कम हम जिससे कुछ सीखने की उम्मीद लेकर जाते हैं उसकी थोड़ी सी हम अपने अंदर रेस्पेक्ट रखते हैं। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब यूं तो गालियां देने के लिए कोई भी किसी को भी देता है ना। तो हर चीज की एक एज होती है और टाइम होता है। आप उस एज से ऊपर उठ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ हरकत करनी चाहिए। ओके, आगे से आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर हमारी वही हरकतें रही तो क्या फायदा हुआ पढ़ाई लिखाई का? फिर तो हम समाज के नाम पे एक तरह से कलंक साबित हुए ना। तो मुझे लगता है आप आगे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, नहीं तो गालियां देना कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बट फर्क इतना है कि जो नहीं दे रहा वो अच्छा इंसान है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। और आपको ये लग रहा है कि आप अभी एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, क्या है? तो यार हमने भी तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। क्या हम इस एज से और इस दौर से नहीं गुजरे होंगे? थोड़ा बहुत तो हमने भी सीखा होगा, क्यों? लेकिन हम टीचर हैं, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी हद में रहकर आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी हद में रहना है और स्टूडेंट की तरह पेश आना है। टॉपिक पर आते हैं सर, जितने भी मैंने ये कंट्री बनाए हैं यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि लगभग यहाँ से, है ना, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर ऊपर का भाग जो है ये स्थल से घिरा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ से ऊपर ऊपर का जो भाग है ये स्थल से घिरा हुआ है और नीचे के भाग में क्या है? पानी है। बात समझ रहे हो ना? नीचे के भाग में क्या है? पानी है।
तो सर भारत की जो सीमा होगी, जो बॉर्डर होगा, जो बाउंड्री होगी हमारे इंडिया की, ये दो तरीके से हो जाएगी, हाँ या ना? एक तो हो जाएगा लैंड बॉर्डर, यानी कि एक तो हो जाएगी स्थल सीमा, और एक हो जाएगा वाटर बॉर्डर, एक हो जाएगी जलीय सीमा। ठीक है, तो जो लैंड बॉर्डर होगा ये कौन से भाग में है? तो आपका आंसर होगा सर ये है नॉर्थ में, राइट। और वाटर बॉर्डर कहां पर है सर? ये है साउथ में। समझ पा रहे हो ना? और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? 15,200 किलोमीटर। और यहां से लेकर के यहां तक ये तो वाटर बॉर्डर हो गया। तो यहां से यहां तक कितनी है ये? तो यहां से यहां तक है ये 6100 किलोमीटर, राइट। लेकिन आपने अच्छे से सुना है कि सर अरब सागर में क्या है? अरब सागर में यहां पर लक्षद्वीप है या नहीं? अरब सागर में क्या है? अरब सागर में लक्षद्वीप है। और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ए एंड एन लिख देता हूं मैं, राइट। तो अगर इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाए, ये क्या है? अपने आप में आइलैंड्स हैं, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ओके। तो अगर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल जलीय सीमा कितनी हो जाती है? तो टोटल ये बढ़कर हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। सर टोटल बढ़ क्यों गई? टोटल इसलिए बढ़ गई, क्यों बढ़ गई सर? टोटल बढ़ गई किसके कारण? तो ध्यान से सुनना, टोटल किसके कारण बढ़ गई? तो आपका आंसर क्या होगा? द्वीपों को शामिल करने पर। क्यों बढ़ गई? द्वीपों को शामिल करने पर। ईमानदारी से बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया? बहुत सिंपल सी चीज बताइए, मैंने विद डायग्राम आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर ऊपर का जो भाग है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है या सरहद कितनी है? तो आपका आंसर होगा 15,200। केवल इतने इतने भाग की बात करेंगे तो ये 6100 किलोमीटर है, राइट। लेकिन अगर टोटल यानी आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आइलैंड्स को इंक्लूड करने के बाद ये बढ़ जाती है। और कितनी हो जाती है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर। बात क्लियर है यहां तक? हो सकता है, देखो मेरी बातें ना एकदम मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, चाहे बुरी लग जाए किसी को। अगर ये पॉइंट भी न समझ आ रहे हो किसी को तो फिर मुझे लगता है कि तैयारी करना आपका पैसे को फिजूल में खर्च करने के बराबर है। इसके पीछे कारण है क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट दे रखे हैं और बेसिक पॉइंट है सीधा सीधा। भाई भारत की स्थली सीमा 15,200 किलोमीटर है तो है। इसमें कोई भी ऐसा समझने वाला नहीं है जी प्लेट कैसे टूट गई, क्या हो गया। और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो भविष्य आपका खतरे में है। थोड़ा सा अपने आप को संभालो और मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। आदित्य का डाउट आ रहा है सर ये डिस्टेंस पूछे जाते हैं क्या? आदित्य अगर ये डिस्टेंस नहीं पूछे जाएंगे पेपर में तो कहाँ आपके शादी वाले पूछेंगे कि 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है या नहीं? आप कह दोगे हाँ, बोले जी रिश्ता पक्का हो गया। क्यों? हम आपके समय की बहुत कद्र करते हैं और आपको हमारे भी समय की कद्र करनी चाहिए। हम भी इतने फ्री नहीं बैठे कि हम यहाँ खड़े होकर कुछ भी पढ़ा देंगे सुबह से शाम तक। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कमेंट नहीं करना है, मस्त मजे से तैयारी करनी है ना। अब जैसे एक काजल नाम से कमेंट आ रहा है, इनको हंसना तो बहुत अच्छे से आता है, इन्होंने कमेंट कर दिया हा 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 करके, बट इनके कई कमेंट आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप भी अपने आप को संभालो, ओके। चलिए जी, आगे कंटिन्यू करें टॉपिक को। अब बात आ जाती है कि जो स्थलीय सीमा है इसके साथ हमारे कौन कौन से स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं, ओके। देखो ध्यान से, एक एक करके हमें अब सभी के बारे में बात करनी है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर कहां से शेयर हो गया, क्या हो गया, है ना। देखो बहुत ध्यान से, एक कंट्री को उठाते हैं सबसे पहले। देखो
बराबर है। नाम क्या क्या है इनके? इनकी बात कर रहा हूं। इस वाले स्टेट का नाम क्या है सर? गुजरात। बराबर। गुजरात से ऊपर और जाएंगे तो क्या पड़ेगा सर? राजस्थान। राजस्थान से और ऊपर जाएंगे तो पी फॉर पंजाब। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा सर? जम्मू कश्मीर। और इससे भी ऊपर चले जाएंगे तो क्या पड़ेगा सर? लद्दाख। क्या पड़ेगा? लद्दाख। बराबर है। क्लियर है यहां तक? और ये कंट्री कौन सा हो गया? ये वाला कंट्री कौन सा है सर? इस कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट कौन कौन से हुए? देखो ध्यान से, इधर लिखते चलते हैं। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया? पाकिस्तान। एक बार में नाम लिख देते हैं, मैं हिंदी में नाम लिख देता हूं, ठीक है? पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। जम्मू और लद्दाख क्या बना दिए हैं? ये तो यूनियन टेरिटरी है ना? अब यहां से लेकर के यहां तक कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है? ओके, तो सर बॉर्डर शेयर होता है टोटल कितने किलोमीटर का? आंसर होगा आपका 3323 किलोमीटर का। 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है सर। राइट। क्या कोई लाइन भी है जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है? तो देखो ध्यान से, यहां से इस वाले रीजन में, ये जो मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ये एक लाइन है जो बॉर्डर को डिसाइड करती है। ओके, तो यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है, ये कहाँ क्या करती है? ये डिसाइड करती है बॉर्डर किस किस का। तो आपका आंसर होगा भारत का और पाकिस्तान का। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? सब्र रखो, सारी चीज आएंगी एक एक करके। ओके, समझने की कोशिश करो। अब सर हमें यहाँ एक पॉइंट और सीखना होगा। 1947 की ही बात है। 1947 में क्या हुआ? जो ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया? मैं लिख रहा हूं यहीं पर, पाकिस्तान अटैक्ड ऑन। किस पे अटैक कर दिया? पाकिस्तान अटैक्ड ऑन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। राइट। यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया 1947 में? सर पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी भाग पर आक्रमण किया। और अधिकार कर लिया। अब अधिकार किसने कर लिया? पाकिस्तान ने। तो इस क्षेत्र को कहा गया पाक ऑक्यूपाइड इसको कहा गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस स्थान को कहा गया पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया। ओके, इसे क्या कहा गया? पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया। कहां है ये वाला एरिया? देखो ध्यान से, ये वाला एरिया। इसको दो कलर से बनाते हैं, ठीक है? इसी को क्या कहा गया? तो ध्यान से समझना,
क्या नाम है, हेमंत। देखिए मानसी नाम से कमेंट आ रहा है, इसके कमेंट हटा देना। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, करीब 30-35 लाइन में। मैं पढ़ाऊँ या इन कमेंट को पढ़ूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन से हटा दे, कमेंट ना है दोबारा। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है पीओके, राइट। पीओके कहा जाता है। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाता है? पीओके कहा जाता है। यानी पीओके है क्या? तो आपका आंसर होगा पीओके की अगर मैं बात करूंगा तो ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था किसने, तो आपका आंसर होगा जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था पाकिस्तान ने। और ये क्षेत्र कौन सा था, तो आप का आंसर होगा हमारे उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र था। आगे बात समझ में, उत्तर भारत का कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी क्षेत्र था। बात बराबर है यहां तक? तो इसी को क्या कहा गया था? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया, यानी कि इसको कहा गया पाक अधिकृत कश्मीर, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है पीओके। बात बराबर है? अब आप इस मैप पर बहुत ध्यान से देखो, आपको देखने पे पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट के साथ पीओके का बॉर्डर शेयर हो रहा है? देखो जरा एक बार, प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट के साथ पीओके का बॉर्डर शेयर हो रहा है? देखो कितने स्टेट के साथ, कमेंट करो जल्दी से। पीओके का बॉर्डर कितने स्टेट के साथ शेयर हो रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूं गधो, क्या बता रहे हो? कह रहा जी 5 स्टेट के साथ। पागल वागल है क्या? मैं पूछ रहा हूं केवल पीओके के बारे में। भाई सुन तो लिया करो, मैं केवल और केवल पीओके की बात कर रहा हूं। पीओके कौन सा रीजन है यार? हद है बिल्कुल, 5 स्टेट में पहुंचा रहे हो पीओके को। ये वाला रीजन है पीओके। तो दो ही तो स्टेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक लद्दाख वाला और एक जम्मू कश्मीर वाला। दो के साथ है, 5 का पीओके को यहां तक लेकर आओगे। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझना, पीओके की, तो एक तो लद्दाख इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और एक शेयर करता है कौन? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब समझ आया कुछ? तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के सामने वाला रीजन है, इसको कहा जाता है गिलगित क्षेत्र, या गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है। कौन से वाले एरिया को? इस वाले एरिया को। और जो जम्मू कश्मीर के सामने है, इसको कहा जाता है आजाद कश्मीर। इसको क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर। ठीक है ना? इसको क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर कहा जाता है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये तो बन गया क्या? पीओके बन गया। और ये कौन से क्षेत्र हैं? ये भारत शासित क्षेत्र हैं, राइट। और इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है? तो आपका आंसर होगा, मैप पर देखो ब्लैक कलर की जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एलओसी। एलओसी का मतलब क्या है? एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण रेखा। समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा,
दोबारा समझाता हूं मैं, परेशान मत हो। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप नोट करते रहना। मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से यहां तक ये वाला क्षेत्र क्या है, इसको कहा जाएगा पीओके, राइट। इसको लद्दाख और इसको जम्मू कश्मीर। इतनी बात तो सभी को समझ आती है, वेरी गुड। तो हालांकि ये वाला भाग जो है ये पीओके है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो इसको तो कहा जाता है गिलगित क्षेत्र, और इसको कहा जाता है आजाद कश्मीर। अगर दोनों को आप मिला दोगे, इन दोनों के मिलने से ही बन जाएगा क्या, पीओके। और जो पीओके और भारत शासित क्षेत्र को अलग कर रही है, ये वाली जो ग्रीन कलर की लाइन हुई, इसी लाइन को कहा जाएगा एलओसी। इस लाइन को क्या कहा जाएगा, एलओसी लाइन कहा जाएगा। पाकिस्तान ने कब अधिकार किया इस वाले क्षेत्र पर, तो आपका आंसर होगा 1947 में, 1947 में। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ कि जो एलओसी लाइन है एलओसी लाइन है, ये किसको किससे अलग करती है, तो आपका आंसर होगा पीओके को अलग करती है भारत शासित क्षेत्र से। पीओके को अलग करती है भारत शासित क्षेत्र से। पीओके के साथ है ना कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना नॉर्मली राज्य ही बोला जाता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो जो लद्दाख है ना, और जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कि ये है दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इनको। इनको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर तो इंडिया का मैप पूरा क्यों बनता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये वाला भाग हमारे अधिकार में नहीं है फिलहाल में, ओके, और ना ही ये वाला भाग हमारे अधिकार में है फिलहाल में। इस पर चाइना ने अधिकार कर रखा है, और इसको कहा जाता है अक्साई चीन। आगे बात समझ में। अब आप सोच रहे होगे तो फिर इंडिया के मैप को ऐसा क्यों बनाया जाता है, इंडिया के मैप को मैं तो बनाऊंगी ना ऐसे मैप को कि सर इंडिया के मैप में फिर इनको क्यों दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल से समझ लो, आपका घर बना हुआ है और आपने अपने घर के बराबर में आपका एक प्लॉट और खाली पड़ा हुआ था, पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया उस पर। अब आपके रिश्तेदार आए आपके यहाँ घूमने के लिए, तो आप क्या कहोगे, बोले जी हमने ये नया घर बनवाया है और ये बराबर वाली भी जगह हमारी है, बट इन्होंने फालतू में लफड़ा डाल रखा है और एक न एक दिन ये वापस हमें मिल जाएगा, यही तो बोलोगे आप। या ये बोल दोगे कि भाई यही हमारा घर है और ये जगह तो हमने पड़ोसी हमसे छीन ले गए, हम बहुत कमजोर हैं, हमारा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही क्षेत्र हमारे हैं, लेकिन यूएनओ में ये केस उलझा हुआ है, इस वजह से फिलहाल में इस पर हमारा अधिकार नहीं है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में इस पर हमारा ही अधिकार होगा, और इस क्षेत्र में जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं उन लड़ाइयों में हमारे हजारों सैनिकों की शहादत है, तो हम इस क्षेत्र को इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं किसी दूसरे देश को। आगे बात समझ में। तो इसलिए हम अपने इंडिया का मैप पूरा ही बनाते हैं, हालांकि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो हमारे भारत का अधिकार नहीं है। इधर अगर मैं बात करूंगा इधर की, तो इधर पाकिस्तान का अधिकार है, और इधर अधिकार कौन किए हुए बैठा है, तो आपका आंसर होगा चीन। ओके, इतना मैंने बताया आपको आज की क्लास में। ओके, आज की क्लास 1 घंटे की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया एलओसी की जो फुल फॉर्म है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। आप इसको एक बार रिवाइज करना है क्लास को, फिर अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। ओके, शाम को जो भी आपके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस के साथ यूट्यूब सेशन होता है, जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा। तो ज्यादातर लोग जो है वहां पे सेशन अटेंड करते हैं। मैं पूरे की पूरी जीएस का रिवीजन कराता हूँ 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो आप शाम को 8 बजे राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल जो है वहां पे लाइव मिलो, वहां पे नए क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।